हैं, पहले चरण में जो मतदान हो रहा है औरंगाबाद से शुरुआत करेंगे। औरंगाबाद में क्या आसार लग रहे हैं? इस तरह से मतदान औरंगाबाद में हो रहा है, क्या यहाँ पर 50-50 का चांस दिख रहा है या फिर यहाँ पर क्लीन स्वीप मार रहे हैं बीजेपी या राजद? जबरदस्त फाइट है, जबरदस्त फाइट, एकदम कांटे की संघर्ष है। सूत्रों से पता चल रहा है चारों संसदीय क्षेत्रों में कि नवादा त्रिकोणीय हो चुका है। अच्छा। जो निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव है वो काफी संख्या में वोट का, पर्टिकुलरली जो राजपूतों के बीच जो वहां असंतोष था उसको पाटने के लिए चिराग पासवान ने राजनाथ सिंह को विशेष रूप से बुलवाया वहां पर। ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ा। गया में फाइट जो अच्छी है, ठीक है, और वहां पर चिराग पासवान के प्रयास करने के बावजूद 70% लगभग पासवान जाति के लोग जो है कुमार सर्वजीत को वोट दे रहे हैं। सवर्ण और मांझी एनडीए को वोट कर रहे हैं गया के अंदर। सवर्ण मोदी का प्रभाव जो है वो थोड़ा कम दिखा है। क्यों दिखा है? आपको याद होगा 2014 और 2019 में लोग जिस किसी भी सभा में जाते थे मोदी। बिहार की आज 4 लोकसभा सीटों पर मतदान बम्पर हो रहा है। औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई, जी हां, चारों लोकसभा सीटों पर मतदाता जबरदस्त वोट डाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि किसको ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बना रही है या फिर राजद? और जो जातीय समीकरण है, कौन जाति किसकी तरफ मूव कर गई है, अंतिम क्षण में कौन आगे चल रहा है? देखिए इस वक्त 10 बज रहा है। प्रदीप झा हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत है। और बहुत धन्यवाद अर्पिता। चर्चा की शुरुआत इस बात से करते हैं कि जो चारों की चारों बिहार की ये लोकसभा सीटें हैं, पहले चरण में जो मतदान हो रहा है औरंगाबाद से शुरुआत करेंगे। औरंगाबाद में क्या आसार लग रहे हैं? जो सीट राजपूतों की मानी जाती है वहां जो राजद के कैंडिडेट है अभय कुशवाहा, क्या फाइट चल रही है, क्या लग रहा है वहां पर, क्या माहौल है? देखिए, अगर मैं कहूं, अगर औरंगाबाद से ही शुरुआत करते हैं, अगर 4 संसदीय सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जहां पर कि चारों संसदीय सीट में 3 सीट ऐसी है जहां पर कि डायरेक्ट फाइट है। ठीक है, और चौथी सीट जो है नवादा का, चौथी सीट नवादा में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। अभी जैसे हमारे सूत्रों से पता चल रहा है चारों संसदीय क्षेत्रों में कि नवादा त्रिकोणीय हो चुका है। अच्छा। जो निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव है वो काफी संख्या में वोट काट रहे हैं और उनके साथ उनके लिए 3 विधायक आरजेडी के खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, 2 विधानसभा के सदस्य हैं, एक जो निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव है उनकी भाभी हैं विभा देवी, और दूसरा प्रकाश वीर जो रजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं वो, और साथ में अशोक यादव जो एमएलसी हैं। ये तीनों के तीनों निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। रही बात श्रवण कुशवाहा की, तो श्रवण कुशवाहा के साथ माई में मुस्लिम को आप कहिए, मुस्लिम लगभग 90% उनके साथ है। श्रवण कुशवाहा के साथ 90% मुसलमानों का वोट आज श्रवण कुशवाहा को जा रहा है। यादवों में 50-50 हो चुका है। विनोद यादव, मैं ये कह सकता हूं कि 50% से अधिक वोट विनोद यादव को, यादवों का जा रहा है। लेकिन उस यादवों के वोट में जो कमी आ रही है आरजेडी को, उसकी भरपाई वो कुशवाहा वोटर से कर रहे हैं। कुशवाहा में 60 से 70% तीनों लोकसभा सीट पर, गया, औरंगाबाद और नवादा, तीनों संसदीय क्षेत्रों में कुशवाहा मतदाताओं का वोट आरजेडी को जा रहा है। 30% लगभग वोट जो है कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो अभी मतलब रही बात औरंगाबाद से, हमने शुरुआत किया। देखिए, चुनाव शुरुआत होने से पहले औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह की स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब थी। ऐसी स्थिति थी कि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में ही दो फाड़ थी। ठीक है, समर्थकों में ही 2 फाड़ था, काफी अधिक भीतरघात था। भीतरघात आज भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि भीतरघात को बहुत अधिक मिनिमाइज करने का प्रयास जो हुआ है। जिस प्रकार से वहाँ चुनाव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, चुनाव शुरू होने के बाद चुनाव अभियान से कुछ दिन पहले वहाँ देखेंगे आपकी योगी आदित्यनाथ खुलकर उनके लिए प्रचार किया, अमित शाह प्रचार करके गए हैं, तो उसका एक असर जो है, उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी है। लेकिन आप अभय कुशवाहा को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। अभय कुशवाहा अपनी जाति का, मैंने जैसे बताया कि तीनों संसदीय क्षेत्रों में 70% लगभग कुशवाहा का वोट अभय कुशवाहा को वहां भी जा रहा है। लेकिन एक समस्या यह है कि अभय कुशवाहा के साथ जो कुशवाहा हैं और यादव हैं, इसके अलावे जो मुसलमान हैं, लेकिन चौथी जाति बहुत कम संख्या में उनके साथ जुड़ रही है, जो अति पिछड़े हैं। वो देखिए, आप कुछ दिन पहले आपको पता होगा, जो पिछले वर्ष 2019 में जो
अब महागठबंधन का प्रत्याशी थे उपेंद्र प्रसाद, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो उनका फायदा जो है अति पिछड़ों का, वैसे भी पिछली बार भी अगर देखेंगे तो उपेंद्र प्रसाद के रहते हुए ही भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार सिंह चुनाव जीते थे। तो इस बार उपेंद्र प्रसाद का सहयोग मिलना और कुशवाहा का कुछ वोट आरजेडी के फेवर में जाना, वो लगभग बराबर हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे औरंगाबाद में अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं, औरंगाबाद में अगर हम देखें तो कुशवाहा का वोटर सीधे अभय कुशवाहा की तरफ जा रहा है। और राजपूतों की अगर वोट की बात करें, क्या लगता है राजपूतों का वोट भी बटेगा? क्या लगता है? नहीं, राजपूतों का वोट 100% जा रहा है एनडीए को। अच्छा, बीजेपी को। जो भी शुरुआत के दिनों में जो भीतरघात, देखिए नेता के स्तर पर भीतरघात होगा ही, ठीक है, लेकिन मतदाता के स्तर पर वो भीतरघात नहीं दिखेगा ना। अब ठीक है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं जो शहर से, औरंगाबाद शहर से, वो उनके खिलाफ है, तो वो अपने घर बैठ गए, चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात लोग नहीं मान रहे हैं। अब वो लोग और सबसे बड़ा फैक्टर उनके पास प्लस पॉइंट क्या है, वो है मोदी फैक्टर। ठीक है, आप अगर इतना भी नहीं, आप गौर से देखिए अगर, तो बिहार में इस बार का भी चुनाव मोदी वर्सेस लालू होने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट डाउन हो रहे हैं, यानी कि थोड़ी पीछे चल रहे हैं, वहां पर मोदी फैक्टर काम कर रहा है। और ये हालत औरंगाबाद में भी नजर आ रही है, क्योंकि औरंगाबाद में बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर हो रहा था। इसी के चलते यहाँ पर मोदी योगी सब ने मिलकर जोर लगाया और उसका असर ये हुआ कि फिर से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। अगर औरंगाबाद की बात करें, जिस तरह से मतदान औरंगाबाद में हो रहा है, क्या यहाँ पर 50-50 का चांस दिख रहा है या फिर यहाँ पर क्लीन स्वीप मार रहे हैं बीजेपी या राजद? जबरदस्त फाइट है, जबरदस्त फाइट, एकदम कांटे की संघर्ष है, कांटे की लड़ाई है औरंगाबाद में। जमुई बढ़ते हैं, जमुई की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जमुई सीट में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रैलियां की थी, जमुई में जो यादव वोटर है वो बड़ा एग्रेसिव हो चुका है, एकदम तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो चुका है। ऐसे में चिराग पासवान के जो अपने जीजा जी हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल नजर आ रही। क्या लगता है आपको, जमुई का क्या वोटर क्या मन बना के आज वोट कर रहा है और किसको ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं? देखिए अर्पिता, जमुई में जो पहले शुरुआत में आपको याद होगा जब चिराग पासवान ने वहां से अपने बहनोई को लड़ाने का फैसला किया, ठीक है, तो शुरुआत में निराशा था। जो एनडीए के समर्थक थे वो निराश थे। वहां पर एनडीए के समर्थक ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई आम कार्यकर्ता वहां से आकर लड़े या चिराग पासवान खुद लड़े। लेकिन जब ये घोषणा हुई कि नहीं उनके बहनोई वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर एनडीए कार्यकर्ता निराश हुए थे। लेकिन आप देखिए ना कि उसके बाद चिराग पासवान लगातार जमुई में कैंप करके बैठे हैं। ठीक है, तो जो उनके और जो भी मान मनोबल कर उनके अपने समर्थक थे उनके साथ मान मनोबल करने की बातें तो वो सब उन्होंने किया है। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ के राजपूत, आपको पता होगा जमुई लोकसभा सीट पर राजपूतों की बहुत बड़ी संख्या है। वहाँ कई विधानसभा सीट ऐसे हैं जो चकाई है, झाझा है, इस संसदीय विधानसभा क्षेत्रों में राजपूतों की बहुत बड़ी आबादी है। जमुई के विधायक भी आप देखेंगे तो सृष्टि सिंह है, ठीक है, तो सुमित सिंह जो नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं और अजय प्रताप सिंह, इनके साथ चिराग पासवान का संबंध बहुत ही खराब था। ठीक है, इस कारण से राजपूत लग रहा था ऐसा कि नहीं वो राजपूत जो है मैंने चिराग पासवान के एलजेपी के खिलाफ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा और जिस प्रकार से माहौल दोबारा बनता गया और प्रधानमंत्री खुद वहां पर सब चुनाव कैंपेन की शुरुआत ही प्रधानमंत्री ने जमुई से किया है। ठीक है, उसके अलावा राजनाथ सिंह, पर्टिकुलरली जो राजपूतों के बीच जो वहां असंतोष था उसको पाटने के लिए चिराग पासवान ने राजनाथ सिंह को विशेष रूप से बुलवाया वहां पर। ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ा है। और मुझे लगता है, और तीसरी उससे ही बड़ी घटना जो घटी है कि कल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो वीडियो एक रिलीज हुआ है जब चिराग पासवान को मां की गाली देते हुए आरजेडी के समर्थक जो है तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान की मां को बहुत ही गंदी गाली देते हुए जिस प्रकार से वीडियो बनाकर उसको वायरल किया गया है, इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जो माहौल है वो मैंने एक तरह से आप कह सकती हैं एक तरफा हो गया है, माई वर्सेस ऑल का हो गया है। अच्छा, तो वहाँ पर अगर हम अगर जातिगत वोटर्स की बात करें कि यहाँ पर ज़्यादा वोट किस जाति के पड़ रहे हैं, मतलब कौन एग्रेसिव वोटिंग कर रहा है जमुई में, क्या लग रहा है? नहीं एग्रेसिव, देखिए एग्रेसिव मतलब संगठित होकर, मतलब छूट नहीं रहा है कोई, सब मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। देखिए बिहार में जो राजनीतिक
के मामले में जो जातीय समीकरण है वो समीकरण तो आज से नहीं है। 1990 से जो एक बातें चलती रही है कि आइदर यू आर इन द फेवर ऑफ लालू प्रसाद और इन द अगेंस्ट ऑफ लालू प्रसाद। ठीक है, तो लालू के समर्थन और लालू के विरोध की ही राजनीति है बिहार में। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि 2005 से अब देखेंगे तो उसमें आया एक नीतीश फैक्टर। पहले क्या था, 2005 से पहले अगर गौर से देखेंगी तो लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के खिलाफ उसमें क्या था कि लालू प्रसाद के खिलाफ कौन थे, बिहार के सवर्ण थे केवल, और जितने पिछड़े दलित समाज के लोग थे वो सभी लालू प्रसाद के साथ थे। इसलिए 2005 तक आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद को चुनाव जीतने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। यानी जमुई में पिछड़े दलित अभी लालू के साथ नहीं है। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार के लालू प्रसाद से अलग होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि लालू विरोध में जो है सवर्ण के साथ जो लव और कुश ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो जब और उसके जो लालू विरोध के केंद्र में नीतीश कुमार आ गए। ठीक है, अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो है जातीय समीकरण गढ़ी जाने लगी। तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले एक अति पिछड़ा का वोट बैंक खड़ा किया, महादलित का वोट बैंक खड़ा किया। महादलित क्या था, माइनस पासवान। चूंकि नीतीश कुमार को पता था कि पासवान जो है वो रामविलास पासवान के साथ जाने वाला है, मेरे साथ नहीं आएगा, तो माइनस पासवान उन्होंने महादलित खड़ा किया। और माइनस यादव जो है वो पिछड़ा वोट बैंक। ठीक है, तो चूंकि भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार तो मुसलमान आ नहीं सकता था उनके साथ। तो जो स्थिति ये हुई कि 2005 के बाद लालू प्रसाद के पास बच गए माई प्लस माई के अलावे बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग थे जो कि नीतीश कुमार को द्वितीय प्राथमिकता मानते थे पिछड़ों के नेता के रूप में। लालू प्रसाद बड़े नेता थे पिछड़ों के। ठीक है, लेकिन ये चला 2005 से लेकर 2014 तक। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित हुई तो सारे पिछड़े। ठीक है, तो चूंकि पहला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देश में नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते थे। ठीक है, तो उसमें क्या जुड़ा, उसमें जुड़ा वैश्य वर्ग। आपको पता है कि पिछड़ों में वैश्यों की भी आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। तो वैश्य सबसे पहले जुड़ा। वैश्य पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का आधार ही रहा है वैश्य वोट बैंक पहले, वैश्य और सवर्ण। तो वैसे मजबूती से आए। इसके अलावे जब 2014 में सरकार बनने के बाद जो डिलीवरी शुरू हुई नरेंद्र मोदी की, तो अति पिछड़ा और जो महादलित थे ये और रामविलास पासवान भी आ गए बीजेपी के साथ। तो पूरा का पूरा दलित वर्ग जो है एक तरह से वो एनडीए के फोल्ड में आ गया। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत आई 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार अलग हो गए बीजेपी से। ठीक है सर, अब आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि जमुई में भी आप देख लीजिए जिस तरह से मतदान हो रहा है, क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर नहीं है। हाँ, शुरुआत में लगा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी यहाँ 19-20 का जो है मामला चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, गया की तरफ बढ़ते हैं। गया में देखिए जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है और यहाँ कुमार सर्वजीत राजद की तरफ से है। शुरुआत में लगा था कि कुमार सर्वजीत बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेंगे, लेकिन अब वहाँ तेजस्वी यादव ने जो माहौल बना दिया है, उसके बाद कुमार सर्वजीत ने जो कैंपेनिंग की है, अब जीतन राम मांझी के लिए मुश्किल हो गया है। जो वोट पड़ रहे हैं गया में, क्या लग रहा है, क्या है 19-20 हो रहा है या फिर एक तरफा जीत हो रही है किसी की? नहीं, गया में फाइट जो अच्छी है। ठीक है, और वहाँ पर चिराग पासवान के प्रयास करने के बावजूद 70% लगभग पासवान जाति के लोग जो है कुमार सर्वजीत को वोट दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है, मांझी एक तरफा है, सवर्ण वहाँ का एक तरफा है, लेकिन एनडीए यानी सवर्ण और मांझी एनडीए को वोट कर रहे हैं गया के अंदर। सवर्ण है, मांझी है, चंद्रवंशी है वहाँ का, कहार। आप देखिए कई विधानसभा सीट पे पर्टिकुलरली जो गया शहर है वहाँ पर कहारों की बहुत बड़ी आबादी है। ठीक है, वैसे ये सभी के सभी एनडीए के साथ हैं। हाँ, जो नुकसान है जीतन राम मांझी के लिए वो ये है कि औरंगाबाद का कुछ असर पर्टिकुलरली जो एनडीए के परंपरागत वोट बैंक रहा है कुशवाहा समाज, ठीक है, लव और कुश, वो टूट रहा है, वो थोड़ा सा दरार उसमें जो है दिख रहा है। उसमें औरंगाबाद और नवादा का असर जो है वो गया में भी दिख रहा है। हाँ। तो ये असर है। देखिए, तो फाइट तो नेक टू नेक है। और नंबर 1, नंबर 2 क्या है, कुमार सर्वजीत की जो छवि है थोड़ा सा वो एक अच्छा व्यक्ति के रूप में जो है अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसका भी लाभ जो है उनको मिल रहा है।
तो अच्छा, मुकाबला करा है। एक फाइनल सवाल ले लेते हैं कि इन चारों लोकसभा सीटों पर मोदी लहर का कितना असर है, और जो तेजस्वी यादव ने 17 साल बनाम 17 महीने की बात कही है, उसका कितना असर है? क्या लगता है चारों सीटों पर किसका ज्यादा असर दिख रहा है? देखिए, ऐसा एक बच गया, पहले नवादा हम लोग कर लें, उसके बाद में आता हूँ मोदी लहर और क्या है नहीं है। देखिए, नवादा में शुरुआत में जो स्थिति मैंने बताया है कि त्रिकोणीय संघर्ष है, ठीक है, गुंजन सिंह वगैरह का कोई असर नहीं रहा है वहाँ पर, ठीक है, केवल थोड़ा सा असर है एक और अशोक महतो फैक्टर, ठीक है। वैसे नीतीश कुमार के नवादा जाने के बाद वो फैक्टर मिनिमाइज किया गया है। कुर्मी जो है अब 70-80% जो है बीजेपी के फेवर में वोट कर रहे हैं, 20%, लेकिन अशोक महतो का असर है कि अशोक महतो के कारण प्रभाव क्षेत्र में जो है जो कुर्मी और धानुक जाति के लोग हैं वो अशोक महतो के कारण वहाँ पर राजद को वोट दे रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा मोदी असर। देखिए, 2014 और 19 की तरह मोदी का प्रभाव जो है वो थोड़ा कम दिखा है। क्यों दिखा है? आपको याद होगा 2014 और 19 में लोग जिस किसी भी सभा में जाते थे मोदी मोदी मोदी, ये रेटोरिक जो है इस बार ना। लेकिन सर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा रोकूंगी। एक ये ज़रूर है कि 2014 और 2019 में जो एक शोर सुनाई देता था मोदी मैजिक का, वो डाउन हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि 10 साल में जो मोदी की योजनाएं थी, जो लोगों को लाभ पहुंचा है, वो शोर की बजाय वो ऐसा शोर अब उत्पन्न हो गया है जो खामोशी वाला शोर है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, वो है, लेकिन साथ ही उसको काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव का जो ये सरकारी नौकरी वाला जो नैरेटिव है, ठीक है, सरकारी नौकरी वाला नैरेटिव जो है ना, वो उस असर को काट जो है वो बैलेंस कर रहा है। हाँ, ठीक है, जो बैलेंस कर रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो चारों की चारों लोकसभा सीटों पर मुकाबला बेहद टाइट हो गया है। और चीज़ देखने में आ रहा है क्या, जैसे कई नवादा से जस्ट बातचीत हुई है, मेरे एक मित्र है वहाँ पर, ठीक है, वो पत्रकार भी है स्थानीय स्तर पर, तो उनसे जो बातचीत हो रही है कि मुसलमानों में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है इस बार, ठीक है। और उनसे बातचीत करने पर जब पता चला कि वो अपने आप को जो है थोड़ा सा चीटेड फील कर रहे हैं, राजद ने उनके साथ थोड़ा सा उनके मन में एक बार ये चीज़ चल रही है मुसलमानों में कि देखो, ठीक है, मजबूरी है उनकी, मुसलमान राजद को वोट दे रहे हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट, अग्रेशन नहीं है। उनका कारण क्या है कि उनको बार बार वो बता रहे हैं ये कि देखो, मैंने जो यादवों को 9 सीट दी गई राजद की तरफ से और मुसलमानों को मात्र 2 सीट दिया गया है, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है ये राजद को नुकसान पहुंचा सकता है। मुस्लिम ये अगर मुसलमान अग्रेसिव नहीं है अगर थोड़ा सा, तो इसका नुकसान आरजेडी को हो सकता है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बम्पर वोटिंग के साथ ये तय हो चुका है कि कौन किस सीट पर जीत रहा है। फाइनल रिजल्ट 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कांटे का जो मुकाबला है, उसके बाद जो प्रत्याशी है उनके पसीने छूट रहे हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो वोटर है उसका पसीना तो बह ही रहा है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो पसीना बहा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो ये बम्पर वोटिंग हुई है, जो जाति समीकरण के अनुसार यहाँ पर कैंडिडेट उतारे गए, उसके बाद यहाँ क्या जो वोटिंग हुई है, इसका असर अगले चरणों पर क्या पड़ने वाला है, जरूर और चर्चाएं लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ पीओ भारत पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।